नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। शनिवार को दिल्ली जयपुर हाईवे करेंगे जाम, बीजेपी नेताओं के घर के सामने प्रदर्शन। किसानों ने अब आंदोलन तेज करने की बात कही और सड़कों के बाद रेल सेवा जाम करने का आह्वान किया है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अगली रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। सिंधु बॉर्डर पर हुई किसान संगठनों की बैठक में 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को होने वाले प्रदर्शन का खाका तैयार किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, हम किसानों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से पूछा कि एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमने किसानों को जो सुझाव भेजे हैं उसमें एपीएमसी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर किसानों के डर को दूर किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टीकरी बॉर्डर पर शर्जील इमाम के पोस्टर का मसला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया एमएसपी, एएमपीसी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित है, लेकिन ये पोस्टर किसानों का मुद्दा कैसे हो सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। बीजेपी के 2 विधायक लगातार गहलोत सरकार के समर्थन दे रहे थे। इस साल की शुरुआत में जब विधानसभा में गहलोत सरकार ने अपना बहुमत साबित किया था, दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत को समर्थन दिया था। हाल ही में राज्य में पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान हुआ है। बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया, चुनाव में कांग्रेस ने उसका साथ नहीं दिया और धोखा दिया है। कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। बीजेपी देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए कृषि कानून के फायदों को गिनवाया जाएगा, किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन करेगी। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। राहुल ने एक चार्ट शेयर कर दावा किया, पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की कमाई कम है। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। धर्मेंद्र ने कहा, मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हूं। सरकार को तेजी से समाधान करना चाहिए। किसानों के आंदोलन का 16वां दिन सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार का कृषि कानूनों को रद्द करने से इनकार के बाद रणनीति तैयार करना है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रेल पटरियों पर रोक देंगे। इसे लेकर जल्द ही तारीख का ऐलान करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर किसान संघों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन को तेज करेंगे। दिल्ली की ओर जाने वाले सभी राजमार्गों को जाम करना शुरू करेंगे। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसान 12 और 14 दिसंबर की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। साफ कहना है कि 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल को आम जनता के लिए फ्री करवाया जाएगा। किसानों का कहना है सारा देश किसान और सरकार की बात को सुने, फैसला करे। अगर किसान गलत मांग कर रहे हैं तो धरना प्रदर्शन बंद कर दिया जाएगा। किसानों के आंदोलन के चलते फरीदाबाद में पुलिस ने हाईवे पर नाकेबंदी कर दी। 12 तारीख को किसानों के टोल फ्री करने की चेतावनी के बाद पुलिस ने हाईवे पर 3 लेयर नाकेबंदी कर चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को बदरपुर बॉर्डर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। किसानों को बॉर्डर पर रोकने की पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बीते दिनों कृषि मंत्री की किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, लोगों से उन्हें सुनने की अपील की। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की, इसे जरूर सुनें। भारतीय किसान यूनियन की एक विंग ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका लगाई। मांग की गई कि कृषि कानून पर कोर्ट उनकी बात सुने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा, किसानों का किसी का बहिष्कार करना या विरोध करना किसानों की रणनीति है। हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए बोले कि अगर किसान हितैषी होते तो चुनाव में एक ही सीट ना आती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले की निंदा की। रामचंद्र जांगड़ा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ममता के गुंडों ने यह हमला करवाया, ये बात कही। यह हमला दर्शाता है कि बंगाल से लोकतंत्र गायब हो गया है। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन पर भी खुलकर बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से सवाल किए। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि वो बताएं कि क्या हरियाणा का किसान किसान नहीं है। एक ने एसवाईएल से संबंधित तमाम समझौतों को पंजाब असेंबली बुलाकर निरस्त कर दिया, दूसरे ने हरियाणा को पानी देने वाली खुदी हुई नहर की मिट्टी को दबवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर कृषि का मौजूदा ढांचा सही होता, पंजाब जैसे प्रदेश का किसान कर्ज में दबा हुआ क्यों होता? मौजूदा व्यवस्था सही होती तो पीएम नरेंद्र मोदी को इसमें संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ती?
सांसद नायब सैनी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है, जिस कारण ममता बनर्जी और उनके पिछलग्गू ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सांसद सैनी ने कहा, राजनीतिक दलों के बहकाव में आकर किसान बेवजह बवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, अगर किसानों को शंका है तो समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने की। हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भिवानी हांसी बरवाला मार्ग को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स, हांसी विधायक विनोद भ्याणा, बरवाला विधायक जोगीराम सिहाल भी मौजूद रहे। भिवानी हांसी बरवाला मार्ग लगभग 70 किलोमीटर लंबा होगा। इसका आधा क्षेत्र भिवानी जिले और लगभग आधा क्षेत्र हांसी से बरवाला तक का होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे। सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। किसानों के खिलाफ एफआईआर अलीपुर थाने में दर्ज की गई है। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान फोर्स को लीड करने वाले आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों ही आईपीएस अफसर होम आइसोलेशन में चले गए हैं। पलवल में किसानों के जत्थे के साथ बाइक पर महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री बच्चू कडू पहुंचे। उन्होंने किसानों के धरने को समर्थन किया। NH-19 पर किसानों का धरना चल रहा है। 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की चेतावनी दी गई। लगातार किसानों के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं। NH-19 पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। सुनहरा बॉर्डर पर एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला है। पुलिस कप्तान ने हरियाणा बॉर्डर से किसान रैली को निकलने के लिए 20 टू व्हीलर वाहनों की अनुमति दे दी है। 4 व्हीलर वाहनों को वापस भेज दिया गया। करनाल का रहने वाला बॉक्सर और ओलंपिक खिलाड़ी सुमित सांगवान ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचा। सुमित ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया और शादी में घोड़ा या रथ नहीं बल्कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। बॉक्सर सुमित सांगवान की शादी को बधाई देने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। सुमित का कहना है कि शादी में जो शगुन मिलेगा उसे वो किसानों को देंगे। किसान आंदोलन में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों से टोल प्लाजा पर टोल न लेकर उन्हें राहत दी जा रही है। हालांकि पंजाब में पहले से ही टोल फ्री है। किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को घरों में नजरबंद करने को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सिर्फ फरीदाबाद में ही हो रहा है, जहां पुलिस किसान आंदोलन का समर्थन करने पर कर्मचारी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर रही है। पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव अटोहा के पास किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम गठित की गई। किसानों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। लापरवाह अफसरों पर सरकार का एक्शन। नायब तहसीलदार, बीडीओ समेत 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश। सीएम विंडो को लेकर हुई समीक्षा बैठक में एक्शन लिया गया। नूह में एक बीडीओ और पंचायत सचिव पर कार्रवाई। सरकारी फंड गबन के मामले में निलंबित करने के आदेश दिए गए। यमुनानगर में पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी को निलंबित किया गया। करनाल में सहकारिता विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर के निलंबन के आदेश जारी किए गए। चरखी दादरी में बौंद के बीडीओ सुभाष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 13 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करेगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSE का आयोजन। प्रदेश भर में 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में नवंबर महीने के अंत में हुई ओपन की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ। 10वीं कक्षा में 27%, 12वीं में 30.86% बच्चे ही पास हुए। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने इन ओपन परीक्षाओं के परिणाम की जानकारी देते हुए 10वीं कक्षा की 23,578 और 12वीं की 13,345 बच्चों ने परीक्षा दी थी। प्रशासन ने फुरलक रोड पर इंदिरा कॉलोनी के सामने पंचायती जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। बीडीपीओ के नेतृत्व में पंचायती जमीन पर बने निर्माणों को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। कब्जा कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से करवाई। फुरलक घरौंडा रोड पर इंदिरा कॉलोनी के सामने ग्राम पंचायत की कई एकड़ भूमि खाली पड़ी है। बता दें कि गांव में सरपंच ने पंचायती जमीन को ग्रामीणों में बांट दिया था। कैथल के कलायत में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों में से सरपंच संगठन प्रधान सहित 14 सरपंचों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जनप्रतिनिधि उपमंडल कार्यालय पहुंचे। एसडीएम कार्यालय अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मटौर गांव के सरपंच पृथ्वी सिंह पहले ही बीडीपीओ को इस्तीफा दे चुके हैं। हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नगर निगम सोनीपत में मनीष ग्रोवर को निगम चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया है। रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला है। निर्दलीय समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दोनों ही पार्टियां 13-14 दिसंबर को अपने उम्मीदवार घोषित करेंगी। प्रत्याशियों को 18 दिसंबर को चुनाव चिन्ह मिलेंगे।
रेवाड़ी में नगर निकाय में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने उनके परिवार से किसी चेयरपर्सन चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि नगर परिषद के चुनाव में चेयरपर्सन का चुनाव न तो उनकी पुत्रवधू लड़ेंगी और न ही उनकी पत्नी लड़ेगी। पंचकुला बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक जिलाध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यालय में हुई। बैठक में विशेष तौर पर विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। बैठक में नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति और चुनावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श हुआ। यमुनानगर के करेड़ा खुर्द गांव में खेतों के बीच में बने गोदाम के अचानक सीएम फ्लाइंग में रेड की। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली कि किसानों का खेतों में प्रयोग होने वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में सप्लाई होता है। सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा के अलावा कृषि विभाग के सब इंस्पेक्टर और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आधार पर यहां छापेमारी की गई। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि स्टॉक रजिस्टर चेक करने के बाद जो भी हालात बनेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक गोदाम के मालिक के बारे में पता नहीं चल सका है। गोहाना के एसडीएम आशीष वैष्णव ने लोक सचिवालय में गोहाना, मुडलाना और कथुरा ब्लॉक में शिक्षा और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली है। मेवात के शिशवाना गांव में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया कि दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर विवाहिता को बच्चों सहित पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया गया। इस हादसे में महिला और उसके एक बच्चे की मौत हो गई। नगीना पुलिस ने पति साबिर समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर आग लगाकर हत्या करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी नहीं हुई। नूह के नूर मोहम्मद हत्या मामले में पीड़ितों ने गृह मंत्री, एसपी, आईजी और सीएम विंडो में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। बीते 26 नवंबर को पालड़ी रोड पर नूर मोहम्मद नाम के शख्स पर तेल डालकर आग लगा दी गई थी। परिजनों का आरोप है 15 दिनों बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पानीपत के सेक्टर 29 में कृष्णा गार्डन में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। परिवार बंगाल का रहने वाला है। आरोपी पानीपत में फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक टीम में मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। गुरुवार देर रात पति और पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों में पहले हाथापाई हुई। इसके बाद फिर दोस्त ने गला दबाकर हुसैना की हत्या कर दी। चरखी दादरी जिले के गांव रनीला में एक शादी समारोह में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक टेंट लगाने के लिए पाइप लगा रहा था। मृतक के परिजनों ने टेंट मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के शव को चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला में एक ट्रक और ऑल्टो कार के बीच टक्कर हो गई। बताया जा रहा है गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हाईवे पर एक्सीडेंट होने की वजह से दिल्ली की तरफ से आ रहे ट्रैफिक को भी पुलिस ने रोक दिया। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी फाइजर बायोटेक्निक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। अमेरिका सरकार के एक सलाहकार पैनल ने वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति की सिफारिश की है। देश में 24 घंटे में 29,373 नए केस मिले। 413 मरीजों की मौत हो गई। 98 लाख से ज्यादा कुल केस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 2,385 नए केस, 60 लोगों की हुई मौत। 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 87 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,000 के पार। 71,315 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,235 नए केस। अभी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,662 नए केस। 5,32,349 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 20,801 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना का 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,592 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,87,000 के पार। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कहर। 538 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,73,000 के पार। 5,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ 7 लाख के पार। अब तक 15,88,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 99 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 60 लाख के पार। 93,30,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,79,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 25,69,000 के पार। प्रदेश में कोरोना के 1,065 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। 2,699 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,800 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। कोरोना के 296 नए मामले यहां पर सामने आए। 644 मरीज ठीक भी हुए हैं। फरीदाबाद में भी कोरोना का कहर। 211 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के कारण 3 लोगों की मौत। हरियाणा में 14 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है सरकार 14 दिसंबर से प्रदेश में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की तैयारी में है। इसी तरह 9वीं और 11वीं कक्षा के स्कूल 21 दिसंबर से खोले जा सकते हैं।